हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स जो कि शैक्षिक मूल्यांकन से हैं पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम के टाइम आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, बस एक दिन का टाइम बचा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, हम लोग थर्ड सेमेस्टर के जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग फोर्थ सेमेस्टर की कंटिन्यू तैयारी करने लगेंगे। सो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शैक्षिक मापन, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शैक्षिक मापन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्या है? तो मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, किसके अनुसार? तो एस स्टीवेंस के अनुसार। देखते हैं मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन मतलब क्या होता है? मूल्य का अंकन करना, यानी मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में चलने वाली सतत प्रक्रिया। क्लिन व हन्ना के अनुसार, आप लोग देखिए इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कम से कम एक परिभाषा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद करें, क्योंकि आप लोग जब अति लघु या लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे तो उसमें अगर आप परिभाषाओं के जैसे किसी के अनुसार जिसकी भी परिभाषा उसको लिख के, उनका नाम लिख के और उसके बाद आप एक्सप्लेन करें तो आप लोगों को अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। तो क्विलिन व हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के व्यवहार के गुणात्मक मात्रात्मक वर्णन के साथ साथ व्यवहार की वांछनीयता से संबंधित मूल्य निर्धारण में भी निहित रहता है। वास्तव में मूल्यांकन देखिए क्या है, तो वास्तव में कोई भी अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के उपरांत यह जानना चाहता है कि क्या उसने वे उद्देश्य प्राप्त कर लिया है जिसके लिए उसने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया था। देखिए किसमें है? तो मूल्यांकन में। आप लोगों को कैसे लिखना है? तो इस तरीके से कि देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि शिक्षण कार्य के उपरांत कौन तो शिक्षक यानी अध्यापक ये जानना चाहता है कि हम जिस उद्देश्य से हम बच्चों को पढ़ा रहे थे क्या हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। फिर देखिए इसी प्रकार छात्र यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने के लिए वे अध्ययन कार्य कर रहे थे। यानी कि देखिए बच्चे क्या वो चीज़ उन्होंने प्राप्त कर ली है जो प्राप्त करने के लिए उन्होंने यानी शिक्षा प्राप्त की है। फिर देखिए प्रधानाचार्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उसके विद्यालय के छात्रों के द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। आप लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में लिख सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है। कौन? तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है, ठीक है। क्या है? मूल्यांकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है जो देखती है निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, ये देखती है, ठीक है। और देखिए क्या देखती है, तो कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं और शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। तो देखिए एनसीईआरटी जो है वो क्या कह रही है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। तो उद्देश्य की प्राप्ति देखती है
उसके बाद क्या अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, और देखिए कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। ये तीनों चीज़ें एनसीईआरटी देखती है। चलते हैं, देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है शिक्षण उद्देश्य, सेकंड नंबर पर है अधिगम क्रियाएं, थर्ड नंबर पर है व्यवहार परिवर्तन। आप इसको देखिए अंग में, उद्देश्य में और सोपान में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सोपान है, कौन उद्देश्य है, कौन अंग है। तो उसके लिए देखिए ट्रिक वाइज आप लोग याद करिए। देखिए ट्रिक है शिवा, यानी शिवा के अंग। ठीक है, शिवा के अंग। तो अंग तो हो गया आपका मूल्यांकन के अंग, और शिवा देखिए शाम में छुट्टी की मात्रा से हो गया शिक्षण, और वा से हो गया व्यवहारिक यानी व्यवहार परिवर्तन, और वा से यानी आ से क्या हो गया, देखिए शाम में छुट्टी की मात्रा, वा खाली और आ तो शिवा तभी तो बना। आ से हो गया अधिगम क्रियाएं। तो आप लोग इस तरीके से शिवा से क्या याद रख सकते हैं, अंग शिवा। अंग शिवा से आप लोग क्या याद रख सकते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य में देख लेते हैं ज्ञान की जांच और देखिए विकास की जानकारी, अधिगम सीखना की प्रक्रिया, यानी अधिगम और सीखना एक ही होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, निदान, शिक्षण की प्रभावशीलता, ज्ञान करना यानी ज्ञात करना, पाठ्यक्रम में सुधार, निर्देशन और प्रमाण पत्र प्रदान करना, और वर्गीकरण। अब इसको हम ट्रिक वाइज कैसे याद रखेंगे, इसको हम ट्रिक वाइज याद रखेंगे। ज्ञान शिवा, वो आपने क्या याद रखा था, अंग शिवा, ये आप लोग रखेंगे ज्ञान शिवा। तो ज्ञान शिवा से यानी मूल्यांकन जो है वो हम ज्ञान शिव से याद रखेंगे। तो ज्ञान से क्या हो जाता है, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। ठीक है, उसके बाद देखिए ना से क्या हो जाता है, निदान, और शी से हो जाता है शिक्षण की प्रभावशीलता, ज्ञात करना, और वा से हो जाता है वर्गीकरण। अगर आप इतने पॉइंट लिख देंगे तो आप लोगों के लिए इनफ होगा। ठीक है ना, तो देखिए आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र। तो शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र देख लेते हैं, और इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वीडियोस है उसमें आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, सिर्फ एक दिन बचे। तो हम वो पॉइंट्स आप लोगों को करा रहे हैं जो आप हेडिंग लिख के भी, और उसमें जब आपने पढ़ा है तो हेडिंग के अंतर्गत भी आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो शिक्षा में मूल्यांकन के क्षेत्र, तो इसमें देखिए शिक्षा हो जाता है, प्रशासन हो जाता है, निर्देशन व परामर्श हो जाता है, और भविष्य कथन हो जाता है। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे हम याद रखेंगे मुंशी प्रणब, यानी कि मुंशी प्रणब से हम लोग याद रखेंगे मूल्यांकन के क्षेत्र। प्रणब तो एक नाम जैसे हो गया, और मुंशी तो आप लोग समझते हो मुंशी, तो मुंशी प्रणब से, तो मुंशी से देखिए माँ में छुटऊ की मात्रा से क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। ठीक है, और शी से आपका क्या हो गया, शिक्षण हो गया, और पर से हो गया प्रशासन, और ना से निर्देशन, और भा से भविष्य। अगर आप लोग मुंशी प्रणब याद रखेंगे तो आप लोग क्षेत्र बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन के सोपान। तो उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का आयोजन, और मूल्यांकन। इसको देखिए हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम उमा, एक किसी लड़की का नाम होता है ना उमा, उससे हम लोग याद रख सकते हैं। तो छोटा ऊ से क्या हो जाएगा, देखिए जैसे उमा हेडिंग हमने ट्रिक लगाई उमा, तो इसमें उद्देश्य छोटा ऊ से क्या हो जाता है, तो उद्देश्य हो जाता है, और माँ से क्या हो जाता है, तो मूल्यांकन। माँ से क्या हो जाता है, तो मूल्यांकन। और देखिए आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा से क्या हो जाता है,
अधिगम क्रियाओं का आयोजन क्या हो जाता है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं अधिगम क्रियाओं का आयोजन। अधिगम क्रियाओं का आयोजन आप इस तरीके से क्या याद रख सकते हो, सोपान। उमा ट्रिक से आप सोपान याद रख सकते हैं। देख लेते हैं सतत मूल्यांकन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है ना। सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उपयोगी तथ्यों का संकलन संभव हो सकेगा, जिससे कि बालकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अधिकतम विकास किया जा सके और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सतत मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। देखिए सतत मूल्यांकन होता क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि सतत मूल्यांकन आखिर में होता क्या है। तो सतत क्या है, तो टेस्ट, ठीक है ना। तो जो टेस्ट होते हैं वो हम लोगों क्या क्या होते हैं, निरंतर चलते हैं। देखिए साप्ताहिक होते हैं, मासिक होते हैं, इस तरीके से ये चलते रहते हैं। और व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मतलब क्या होता है, व्यापक मतलब होता है फैला हुआ, छाया हुआ, बड़ा। ये हम आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यापक मूल्यांकन, देखिए इसमें क्या है, जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। बालक के स्थूल सूक्ष्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञात अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि कौन से तत्व छात्र के अंदर अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। इसमें क्या किया जाता है व्यापक मूल्यांकन में, देखिए सबसे पहले तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जो मानव को सभी पक्षों को प्रभावित करती है। और इसमें क्या देखा जाता है कि कौन से गुण अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, इसका मूल्यांकन भी किया जाता है। इसमें बहुत सारे पक्ष होते हैं, आप लोग इसे देखिए अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं अगर आप इसका अर्थ जानते हो। अब देख लेते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर, ये भी आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं देख लेते हैं। सतत मूल्यांकन वह होता है जो अध्ययन अध्यापन के साथ चलता है। क्या होता है, तो सतत मूल्यांकन देखिए अध्ययन अध्यापन के साथ, जैसे कि सतत मूल्यांकन आपको पता है कि टेस्ट होता है, तो जब आप पढ़ रहे होंगे तभी तो आपका टेस्ट होगा ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अध्ययन अध्यापन के साथ चलता है। और व्यापक मूल्यांकन क्योंकि देखिए स्थूल सूक्ष्म और हर चीज़ होती है। देखिए स्थूल यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या क्या होता है, तो स्थूल सूक्ष्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञात अज्ञात अनेक पक्ष हैं। तो इसमें यानी चलता है। व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों यानी संज्ञात्मक भावात्मक कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक को शामिल किया जाता है। सतत में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो संज्ञात्मक ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक व्यवहारात्मक, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उद्देश्यों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। कौन से, तो ज्ञानात्मक पक्ष को सबसे पहले इसमें कौन कौन से, तो ब्लूम ने 6 किए हैं। तो सबसे पहले ज्ञान हो गया, बोध हो गया, प्रयोग हो गया, विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन। इसको KCAASE, ठीक है, आप लोग इस तरीके से अच्छे से याद रखिएगा। ज्ञान बोध, देखिए ज्ञान नॉलेज हो जाता है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, सब चीज़ों को इन्होंने इस तरीके, सबसे पहले ज्ञान होता है, जब ज्ञान होता है तभी तो बोध होता है, बोध के बाद प्रयोग होता है यानी विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। अब देख लेते हैं बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम के अनुसार। तो भावात्मक पक्ष मानव प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भावनाओं से संबंधित हो। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भावनाओं से संबंधित, तो भावनाओं से संबंधित है, जिसके अंतर्गत रुचि, देखिए भावनाओं में तो ये होती है कि रुचि पसंदगी नापसंदगी मूल्य एवं अभिवृत्ति सम्मिलित है। भावात्मक पक्ष के 5 चरण है। कितने चरण हैं, तो
तो भावात्मक पक्ष के 5 चरण हैं। और देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष। तो ब्लूम के जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं वो 6 हैं और भावात्मक पक्ष तो 5 हैं। अब हम इन जो भावात्मक पक्ष जो 5 हैं इनको हम किस तरीके से याद रखेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या, फिर उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे ये भी समझ लेते हैं। आग्रहण या ध्यान देना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन और व्यवस्थापन और चारित्रीकरण। अब इसको ऐसे याद रखना तो थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक वाइज याद रखेंगे। हम इसको चाव से याद रखें। चाव किसी चीज़ में जैसे होता नहीं है कि चाव किसी दिलचस्पी से या चाव से, उस वो वाला चाव, तो चा में आ की मात्रा होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 मात्राएं लगाएंगे, आ की और वाह, तो ये आपका क्या हो गया, चाव। देखिए ट्रिक तो कुछ इसी ही तरह की होती है ना। तो सबसे पहले चा से हमने क्या याद किया, चारित्रीकरण, 5th नंबर पे चारित्रीकरण। आ से देखिए हम क्या याद रखेंगे, अनुमूलन। फिर सेकेंड आ से हम क्या याद रखेंगे, अनुक्रिया। और थर्ड आ से आग्रहण या ध्यान देना। और वा से क्या याद रखेंगे, तो व्यवस्थापन। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये भावात्मक पक्ष हैं, ब्लूम के भावात्मक पक्ष हैं। आप लोग इसे इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे और आप लोग अच्छे से लिख भी पाएंगे। उसके बाद चलते हैं, नहीं अब बस यहीं तक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो क्वेश्चन यानी जो पॉइंट थोड़े से रह गए हैं उसको हम लेकर आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कराएंगे। सो फ्रेंड्स अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।